कहते हैं ना कि कभी कभी गलती किसी एक की रहती है और उसका खामियाजा पूरे वर्ल्ड को झेलना पड़ता है, और वही कंडीशन आज हो रही है। तो आज के शेयर बाजार में गिरावट का एक प्रमुख कारण है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पता है क्या, समझना बहुत जरूरी है, ये जो गिरावट है ये और टेंशन की जो बात चल रही है टेम्परेरी है कि भाई कुछ दिन और चल सकती है, क्योंकि मामला तो बहुत संगीन है। और जब भी शेयर बाजार में गिरावट होती है, दो कारण बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, या तो एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर। मतलब या तो प्रॉब्लम हमारे अंदर खुद भी हो, या तो कहीं ना कहीं एक्सटर्नल फैक्टर, बाहर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लस बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स हैं आपके सामने, रिकमेंडेशन वगैरह देखो मेरी कुछ भी नहीं रहेगी, लेकिन इस स्टॉक में कुछ एक्शंस हुए हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि अभी इसकी वैल्यूएशन कैसी है, फेयर प्राइस कैसा है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। और यस, बहुत सारे Q4 के रिजल्ट, जी हाँ, जैसे आरबीएनएल, इरकॉन, इंडिगो के Q4 के रिजल्ट आए हैं, मैनकाइंड के भी है, तो उसमें से चेकआउट करेंगे कि कौन से स्टॉक में आप डेफिनेटली स्टडी कर सकते हो, खासकर आपके पोर्टफोलियो में चेक करने वाले हैं। चलो सबसे पहले बाजारी कंडीशन देख लेते हैं कि बाजार में एक्चुअल हुआ क्या। और अगर बाजार देखोगे ना, तो टोटल अगर आप सेंसेक्स की बात करते हो तो जी हां 644 पॉइंट की गिरावट अगर सेंसेक्स की बात करते हो, 80,951। तो आपने देखा होगा कि ये जो सिलसिला है ना, अगर कल से किया जाए तो आज सिलसिला थोड़ा सा बढ़ गया। और सेम अगर निफ्टी की बात करते हैं तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि भाई निफ्टी 25,100 पे जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल 24,609 पे अगर बात करते हैं तो निफ्टी में गिरावट हुई है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई रीजंस क्या है, सबसे बड़ा रीजन, क्योंकि सबको समझ में आ रहा है कि भाई प्रेशर क्या है। प्रेशर अभी फिलहाल इंटरनल प्रेशर तो समझ में नहीं आ रहा है, कुछ इंटरनल प्रेशर है। Q4 के रिजल्ट मिले जुले आ रहे हैं, बहुत बुरे रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। फिलहाल एक इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है भाई साहब यूएस। और यूएस ने जैसे ही मूडी ने इनका मूड खराब किया एक्चुअल में, तो मूडी ने वहां की, आपको पता है कल मेरी वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि ऐसी एजेंसी जो बताती है कि भाई आपका बैलेंस शीट कैसा है, आपकी देश की आर्थिक स्थिति कैसी है। उन्होंने क्लियर कहा कि भाई आपके पास मोर देन 34 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज आपके पास है, भाई साहब इसको जल्दी खत्म करो, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। और वहां से सिलसिला चालू हुआ और आपने देखा कि बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है। देखो बॉन्ड यील्ड बढ़ जाती है तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे जो निवेशक होते हैं उनको रिटर्न तो ठीक ठाक मिलता है, वो तो पॉजिटिव चीज है, लेकिन इतना ज्यादा बढ़ना भी सही नहीं है। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ गई तो यहां बॉन्ड की कीमत कम हो जाती है। अब बॉन्ड यील्ड बढ़ गई तो जो लोगों ने निवेश किया है या जिन्होंने कर्ज लिया है उनको ज्यादा से ज्यादा कर्ज देना पड़ेगा। अब इसके कारण कंडीशन उल्टी हो गई है, तो ये चीज बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। ये 2023 के बाद फर्स्ट टाइम इतना ज्यादा हुआ है, तो ये अमेरिका के लिए लिटरली कोई अच्छी खबर नहीं है। बॉन्ड यील्ड का यहां पास बढ़ जाना और अराउंड 5% तक आ गई है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये दिक्कत हो सकती है फ्यूचर की अगर बात करें तो फिलहाल। और साहब सबसे इंपॉर्टेंट है जो ट्रंप साहब का रवैया, रिसेंटली टैक्स को लेकर भी वो कानून बनाने की फिराक में है, और ऊपर से इनका जो टैरिफ का जो चल रहा है, तो आपने देखा रिसेंटली टैरिफ को लेकर कभी 120% कर दिया, कभी 220% कर दिया। तो इससे क्या हो रही है ना कि एक अनसर्टेनिटी मार्केट में है। अब एक चीज मुझे बताओ, आपके घर का कोई मुखिया है, ठीक है, और अचानक से उसका डिसीजन होता है कि इस महीने का राशन आएगा 20,000 का, अचानक से बोल देता नहीं 20 नहीं 5 पे ही संतोष करना पड़ेगा। फिर दूसरे दिन बोल देते हैं नहीं यार एक काम करते हैं 30,000 का और खरीद लेते हैं। इसके कारण क्या होगा, इससे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये आएगी कि आपके मन में ये रहेगा कि यार भरोसा नहीं हो रहा है कि ये घर की जो बैलेंस शीट है ना वो थोड़ी सी बिगड़ रही है। सेम अमेरिका के साथ हो रहा है। जितने बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं, खासकर यूएस के मार्केट में कर रहे हैं, वो इन्वेस्टर और बड़े बड़े जो एफआईआईज हैं जो निवेश करना चाह रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम निवेश वहां भी वो लोग करते हैं, तो वो लोग बड़ी असमंजस स्थिति में हैं। बड़ी बड़ी टेक कंपनियां जहां से रेवेन्यू पूरा भारत में आता है, हम लोग बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं। 55% से ज्यादा हमारा बिजनेस खासकर आईटी का, वी आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द यूएस। ये अनफॉर्चुनेटली लेकिन बात सही है। अब उसके कारण क्या होता है, बड़ी बड़ी टेक कंपनियां वहां निवेश नहीं कर रही हैं, और वो सबसे बड़ा रीजन है मार्केट में मनी इनफ्लो नहीं हो रहा है। कोई पैसा नहीं डालेगा, जब पता रहेगा कि कंपनी कुछ भी हो सकता है, कौन पैसा डालेगा। ये सबसे बड़ा रीजन हो रहा है, और यही कारण यूएस के बाजार में गिरावट आपको देखने को मिली और वहां से इंपैक्ट पड़ रहा है भारतीय बाजारों में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा रीजन हुआ जो ट्रंप साहब का डिसीजन, क्योंकि ये डिसीजन
कोई परमानेंट डिसीजन उनका नहीं है। हालांकि ही इज थिंकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, अबाउट द यूएस, बट शॉर्ट टर्म में काफी यहां दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। टैक्स को लेकर जो मैंने आपको बता दिया ये थोड़ा रहेगा। और खासकर डॉलर इंडेक्स लगातार गिर रहा है, मतलब डॉलर में कमजोरी है। एक समय ऐसा था कि लोग ना डॉलर खरीदना चाहते कि यार कुछ भी चीज, डॉलर को ना एक यूनिवर्सल करेंसी माना गया यार, है ना। और ऐसे कंडीशन में डॉलर का जो गिरना ना ये थोड़ा अच्छा नहीं होता, और ऐसे कंडीशन में लोग अभी ज्यादा से ज्यादा गोल्ड पे ज्यादा थोड़ा सा आकर्षित हो रहे हैं। तो डॉलर इंडेक्स यहां गिरना और सभी लोग यहां डॉलर को बेचना चाह रहे हैं, ये सबसे बड़ा रीजन है और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है बाजार गिरने का। तो अगर आपने थंबनेल देख के आप आए हो कि बाजार गिरने का कारण क्या है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है। क्या ये टेम्परेरी है, परमानेंट है? सर ये डेफिनेटली टेम्परेरी है। कुछ समय के लिए बाजार को जरूर परेशान करेगी, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं करेगी, आपको पता है। ठीक है, पहली चीज हम आ गए। सेकंड, चलो क्वार्टर के रिजल्ट आ जाते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको कंपनियों पे चलता हूं, खासकर जिस कंपनियों पे अभी काफी लोगों की निगाहें चल रही हैं। सबसे पहले क्वार्टर रिजल्ट, ओएनजीसी, इंडसइंड, मैनकाइंड, आरबीएनएल, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, इरकॉन और इंडिगो, इन सब में अगर क्वार्टर फोर का रिजल्ट चेक किया जाए ना, तो आप थोड़ा सा नजर रख सकते हो इंडिगो पे। इंडिगो का क्वार्टर फोर का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। और नेशनल एल्युमिनियम नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, इनका क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा है। आप देख सकते हैं 47%, 107% रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट, और इंडिगो का देखा जाए +24%, +61%। बाकी का अगर बात किया जाए, खासकर इंडसइंड में, तो आपको पता है कि स्टिल देयर इज अ स्कैम हुआ है, उसके कारण इंटरनल कमिटी बैठी है, दे आर चेकिंग आउट। तो अब जिसके पास इंडसइंड बैंक है, थोड़ा सा आप देख लेना क्या करना होगा इसमें। मैनकाइंड को लेके +27% ठीक ठाक है। आरबीएनएल, यस, वैल्यूएशन थोड़ा सा भी ज्यादा है, फेयर वैल्यू से कंपेयर किया जाए थोड़ा सा ज्यादा है। तो आरबीएनएल को देखा जाए तो फिलहाल अभी इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो एज कंपेयर टू इंडस्ट्री थोड़ा सा अभी ज्यादा है। तो अभी वैल्यूएशन की निगाहों से अभी देख सकते हैं कि अभी जितने भाव में आपने लिया होगा, आई अंडरस्टैंड कि आपने काफी हाई पे लिया होगा, तो यहां लॉन्ग टर्म होल्ड करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा खासकर। और मेरी यहां जो रहेगी पिक ना, ये रहेगी नेशनल एल्युमिनियम कंपनी। बाकी अगर डेफिनेटली स्टॉक को लेकर आपको कोई भी शंका है, कोई भी डिस्कशन करना है, कोई भी रिव्यू लेना है, स्टॉक कंसल्टेंसी ग्रुप हमारा ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर पे है। और साथ ही साथ हमारा ट्रेडिंग ग्रुप, दोनों का नंबर डिस्क्रिप्शन पे है। आपकी मर्जी सर, डेफिनेटली आप कहीं भी जुड़ सकते हो हमारे साथ। चलो अब कुछ कंपनियों के बारे में बात कराते हैं, क्योंकि हमने कुछ कंपनियों का देखना बहुत जरूरी है, खासकर कोचिंग शिपयार्ड। देखो, अगर आप अभी शिपिंग कंपनी के बारे में बात किया जाए तो कोचिंग शिपयार्ड अच्छा खासा ऑर्डर मिला है, जिस ऑर्डर के बदौलत यहां कंपनी में लगभग अगर देखा जाए तो आज भी तेजी रही। और उसी कारण अगर लास्ट 6 मंथ का डेटा चेकआउट करोगे 41% का रिटर्न। और अगर बात करोगे लास्ट 5 ईयर, क्योंकि देखो मैं कोई भी स्टॉक शॉर्ट टर्म के लिए कभी बोलता ही नहीं हूं आपसे, और इसीलिए मैंने वो 20 स्टॉक्स फॉर 20 ईयर्स मैंने अपने स्टॉक्स ग्रुप में डाला है, केवल आपके लिए कि यार थोड़ा सा ना नजरिया लॉन्ग रखो, कभी घाटा नहीं होगा। अब 5 सालों में 1600% कोचिंग शिपयार्ड में मिला है, तो आपका यहां होराइजन लॉन्ग हो सकता है। खासकर एचएल के बारे में बात करेंगे, एचएल में भी जी हां, अगर आप देखा जाए तो डिफेंस कंपनियों में भी थोड़ी सी बाहर आई है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी फिलहाल वैल्यूएशन बहुत हाई हो चुका है अगर आप डिफेंस सेक्टर की बात करें, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई सेक्टर ना मार्केट को उठाता है। तो अभी डिफेंस सेक्टर की बात करेंगे तो आप अगर चाहो, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, ध्यान देना, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आप चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे स्टॉक का वैल्यूएशन खासकर अभी हाई है। ठीक है, सेम अगर हम बात करें बीएससी का, तो आपने देखा होगा बीएससी का वैल्यूएशन काफी हाई हो गया था, लेकिन रिसेंटली यार एफएनओ को लेके और खासकर एक्सपायरी को लेके अगेन सेबी की मीटिंग है। अब उसके कारण थोड़ा सा ना दबाव बीएससी पे देखा गया, ऑलमोस्ट बहुत हाई पे चल रहा था बीएससी, थोड़ी करेक्शन है। तो बीएससी को मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा और वेट आपको करना चाहिए, आपको मौका मिलेगा बीएससी में। ठीक है, और खासकर सीडीएसएल में देखा जाए तो भाई अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। तो सीडीएसएल को यहां नेक्स्ट 6 मंथ के लिए आप टारगेट में, या फॉर नेक्स्ट 1 ईयर के लिए सीडीएसएल को टारगेट में ले सकते हो। स्टडी के लिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बाइंग और सेलिंग, स्टडी करने के लिए, देखने के लिए वॉच लिस्ट में जरूर रख सकते हो। ठीक है, तो ये चीज हो गया, सारे स्टॉक मैंने देख लिया है। बाकी अगर देखा जाए तो आई थिंक ओवरऑल देखो सेक्टोरियल में केवल आईटी सेक्टर ऐसा था जिस सेक्टर में गिरावट हुई, और रीजन रहा यूएस, आपको जो मैंने बता दिया, तो ये मेजर रीजन रहा। बाकी यार नथिंग कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं रहा। चलो आपके पोर्टफोलियो देख लेते हैं। सर मेरा नाम प्रीतम है, एज 33 है, 6 मंथ से एसआईपी कर रहा हूं, 11,500 की। चलो मोतीलाल का आपने रखा है, निपॉन का रखा है, टाटा स्मॉल कैप का रखा है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 2,500 करना है। सर इसको मिड एंड लार्ज कैप में कर लो। मोतीलाल का आपने लिया है तो यहां मेरे एसेट्स लार्ज एंड मिड कैप कर सकते हो। आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स
इक्विटी डेप्ट, आईसीसी बैलेंस एडवांटेज फंड। अच्छा क्वेश्चन है। आप यहां मल्टी एसेट्स में अगर आप बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे हो तो आईसीसी प्रूडेंशियल मल्टी एसेट्स में कर सकते हो, ये मैंने दे दिया है। ठीक है, चलो प्रीतम भाई अगला क्वेश्चन है मुकेश का। सर पोर्टफोलियो रिव्यू करना है, इन्वेस्टमेंट 10 साल का टारगेट है, 1.5 CR। चलो, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप 4000, क्वांट मिड कैप 3000, पराग पारी फ्लेक्सी कैप 5000, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप 4000, निपॉन का स्मॉल कैप, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, एसबीआई हेल्थ अपॉर्चुनिटी फंड। ऑलमोस्ट आपके फंड सही हैं, लगातार कंटिन्यू करोगे डेफिनेटली आपका गोल अचीव हो जाएगा, लेकिन आपको 15 साल का यहां इंतजार करना पड़ सकता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सर 15,000 प्रति महीने के एसआईपी है, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, पराग पारी फ्लेक्सी कैप, टाटा स्मॉल कैप, फार्मा हेल्थ केयर में 2500 कर दिया है। तो देखो आपने लगभग 3 3 6 9 9 10 11 12,000 में 2,500 किया है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। एक फ्लेक्सी कैप अगर आप ऐड करना चाहो ना, मैं तो कहूंगा एक लार्ज एंड मिड कैप ऐड कर लो, बढ़िया रहेगा। 1-2,000 3,000 का कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब आपका परफेक्ट चल रहा है। ये फार्मा हेल्थ केयर, इसको टारगेट मोर देन 5 इयर्स रखना। तो ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है भाई कि आने वाले कंडीशन में ये अमेरिका के कारण भारतीय बाजार में कितनी ज्यादा और गिरावट हो सकती है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, और बाकी ट्रेडिंग और स्टॉक कम्युनिटी जुड़ने के लिए नंबर नीचे मेंशन है, कांटेक्ट कर सकते हो हमसे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखना, टेंशन नहीं लेना, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म में तो मार्केट हमेशा उठना ही है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।